गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि 12th का है, और इस तरह हम करीब से करीब हाफ सिलेबस तक पहुंच चुके हैं। कुछ बच्चों को बड़ी टेंशन है, मुझे कमेंट करते रहते हैं यूट्यूब पे कि मैम प्लीज़ आप सिलेबस कंप्लीट करवा देना। तो चिंता मत करो, नवंबर जो है मेरा टारगेट है, कोशिश करूंगी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की। और जैसा कि आपको लग रहा है, देखो हम 16 चैप्टर में से 8 पर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कर ही लेंगे हम, और उसके बाद फिर हम रिवीजन पर ध्यान देंगे। और बीच में मैं सोच रही हूँ कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस डालूंगी मैं, जो प्रैक्टिकल हैं आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम वाले प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी में तो आपके इस साल कोई प्रैक्टिकल है नहीं, 11th में तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिकल है, जो उनकी तो क्लास हमेशा ही विथ प्रैक्टिकल होती है। और आप थोड़े से 12th में प्रैक्टिकल कम है, सिर्फ वो एग्ज़ाम वाले हैं जो मैं आपको कराऊंगी, वो भी 2-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उस पर भी हम आएंगे। तो काफ़ी काम बचा है, तो उस हिसाब से चल रहा है काम। चलिए, क्या क्या है चैप्टर फ्लो ये तो आपको पता ही है, जग जाहिर बातें हैं ये सब। और आज जो हम करने वाले हैं वो फिर से एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पढ़ा प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। एक तो इन्नेट यानी कि सहज वाली, जो हमने लास्ट कंप्लीट की थी। उसके बाद जो दूसरी वाली होती है वो अर्जित प्रतिरक्षा होती है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। अर्जित, एक्वायर्ड या उपार्जित प्रतिरक्षा या संक्रमणता। ठीक है, अभी क्या है कि जो कहानी हम पढ़ेंगे वो ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि इसके साथ जो चीज़ मुझे ऐड करनी है कि हमारी अर्जित यानी कि एक्वायर्ड में सेल्स कौन कौन सी होती है जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है, वो बहुत लंबा था। इसके साथ ऐड कर दी तो शायद 1.5 घंटे का वीडियो चला जाता। तो इसीलिए छोटा सा आज टॉपिक है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बोर्ड में कि प्रतिरक्षा के प्रकार बताओ, यानी कि सहज वाली और अर्जित वाली। तो छोटे क्वेश्चन में आए और अलग से आता है तो फिर अकेला यही बड़ा आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अर्जित प्रतिरक्षा या उपार्जित असंक्राम्यता, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो है, लेकिन बीच में बताऊंगी, पहले शुरू कर लेते हैं कहानी को। यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ प्राप्त नहीं होती, उससे उल्टी है। जस्ट जो हमने उसमें पढ़ा था उससे आपको अपोजिट करना है। क्या कहानी थी उसमें कि वो तो जन्म से मिलती है, ये जन्म के साथ प्राप्त नहीं होती है। इसको आपको अर्जित करना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है ना, दुनिया से मांगना पड़ता है आपको। ठीक है, इसे जन्म के पश्चात विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बहुत सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, क्रियाएं करनी पड़ती। क्या क्रियाएं करनी पड़ेगी, वही है ना, ठेलों पे से चाट खाना पड़ेगा, जो बीमार हो रहा है उसके बार बार कांटेक्ट में आना पड़ेगा। अच्छा तेरे को खांसी आ रही है, ला मुझे भी दे, ऐसे वो बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार। ऐसी कुछ क्रियाएं आपको करनी पड़ेगी ताकि जर्म्स, रोगजनक पैथोजेंस आपके कांटेक्ट में आए और आपकी इम्यूनिटी बढ़े। इस पर मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, है ना। कई लोगों को होता है झूठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और कोरोना के बाद तो काफ़ी ये चीज़ें बढ़ गई। जब हम स्टाफ में, मतलब फ्रेंड्स में तो नहीं, स्टाफ में जब मैं पढ़ाया करती थी स्कूल में, जैसे कि मैंने बताया था कि 3 साल मैंने रीजनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैं सोचती कि मैं शायद पढ़ पाती, वहाँ पे जाके मैंने पढ़ाया। बहुत गजब का एक्सपीरियंस था वो। दुनिया में सिर्फ 5 रीजनल इंस्टीट्यूट है, जो एक अजमेर में भी है, और वहाँ पे जाके मैंने पढ़ाया। हाँ, ड्रीम्स जो होते हैं सच हो जाते हैं, वैसी वाली कुछ कहानी थी। तो वहाँ पे स्टाफ जो है वो क्या होता है, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं हमेशा अपने टिफ़िन में स्पून लेके जाती हूँ, कभी नहीं भूलती, है ना। हमेशा टिफ़िन वगैरह सब अच्छे से अरेंज करके ले जाती हूँ। कुछ लोग भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, वही फीमेल्स को बड़ा काम होता है ना घर के, तो जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। तो अब वो क्या होता है कि मैं उनको अपना स्पून दे देती हूँ, फिर वो बची हुई सब्जी रहती है तो वो खाने के लिए वो कहती है कि आपका स्पून तो मैंने झूठा कर दिया, तो मैं ले लेती हूँ उनका स्पून, कहती हूँ कि कोई बात नहीं, मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मतलब समझे आप कि अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई डिजीज है तो कोई बात नहीं, झूठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। पहले बोलते थे झूठा खाने से प्यार बढ़ता है,
है ना। लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट है जूठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि अगर सामने वाले की बॉडी में कोई जर्म्स है और उस जर्म्स को मैं अपने अंदर ले रही हूँ, तो एक बार अगर मेरी बॉडी जर्म से कांटेक्ट में आ गई तो मुझे ये वाली इम्यूनिटी प्रदान हो जाएगी, एक्वायर्ड वाली। ये तभी होती है जब आप बाहरी रोग जनकों के संपर्क में आते हो, क्योंकि ये जन्म से आपके पास नहीं आती, आपको इसको लेना पड़ता है, जैसे कि मैंने लिया जूठा खा के, है ना, आ बैल मुझे मार, ताकि वो जर्म्स मेरे अंदर आए और मेरे अंदर उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो, उसके लड़ने की क्षमता डेवलप हो, इसीलिए मैं उसका जूठा खा लेती हूँ। तो मैं ये हमेशा से डायलॉग देती हूँ और ये बड़ा फेमस था मेरे स्टाफ में कि जूठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है ना। इसीलिए आपने सुना होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कहते हैं कि भाई खेलने दो मिट्टी में, है ना, मिट्टी में खेलने से प्रतिरक्षा बढ़ती है, क्योंकि मिट्टी में खेलने से जर्म्स के कांटेक्ट में आते हैं, वो एक बार बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए उनके पास क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो आज से आपका भी यही होना चाहिए कि जूठा खाने से प्यार नहीं, इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन कोरोना के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो ऐसा नहीं है अब आप बोलो हम भी कोरोना कराएंगे, ऐसी वाली सिचुएशन नहीं करना। इसीलिए इसे अर्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, अर्जित, क्योंकि ये अर्जित की जाती है। बोलते हैं ना मेहनत करने पे फल मिलता है ना, इज्जत कमानी पड़ती है, तो यहाँ पे प्रतिरक्षा कमानी पड़ती है। और जो मैंने डायलॉग दिया यहाँ पे कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट काम में करता है कि पहले बीमारी कराओ ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अभी समझाती हूँ उसको और डिटेल में। अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं या एक्वायर्ड कहते हैं, और इसी को हम बोल रहे हैं विशिष्ट भी कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, पहले हमने जब टाइप पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था ये विशिष्ट है, यानी स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमारे पास पर्टिकुलर टाइप के हथियार तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसे विशिष्ट या अनुकूली संक्राम्यता भी कहते हैं। प्रतिरक्षा रोगाणुओं के संपर्क में आने से या टीकों के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, रोगाणुओं के संपर्क में आने से यानी कांटेक्ट में आने से। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या है कि ये वाली जो टाइप की इम्यूनिटी है ये आप में बचपन से नहीं होती। जब आप इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, तो बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है या कोई भी टाइप का वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। हर बैक्टीरिया की एक पर्टिकुलर स्किन होती है ना। अगर बैक्टीरिया की आपको थोड़ा सा संरचना ध्यान हो तो इनमें भी कोशिका झिल्ली तो होती ही है, वायरस है तो कैप्सूल होता है। इनके कैप्सूल पर एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं इनकी पहचान होती है कि ये इस टाइप का बैक्टीरिया है, ये इस टाइप का वायरस है, कि ये ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है या ये कोरोना का वायरस है। ठीक है, इनके प्रोटीन्स की मदद से, इनके डीएनए की मदद से पहचानते हैं। तो जब ये पहली बार आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले तो वो WBC, जिसके लिए है ना काला अक्षर भैंस बराबर है, चाहे वायरस आए, चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे कैंसर आए, चाहे टीबी आए, उसको तो एक ही तरह से लड़ना है, जो कि हमने जन्मजात वाली पढ़ी थी। तो आपकी जो जन्मजात वाली है जिसमें हमने पढ़ा था फैगोसाइट, WBC, ये सब जो है ये लड़ती है, इनका एक ही तरीका है, गधा घोड़ा सब बराबर इनके लिए। अब ये जब नाकामयाब हो जाती है तब बारी आती है अर्जित वाले की। अब ये अर्जित वाला कैसे काम करता है कि पहली बार जब आप किसी रोगाणु से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपके अंदर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है। अभी पढ़ेंगे हम धीरे धीरे क्या होते हैं एंटीबॉडी, क्या होते हैं एंटीजन, ये सब पढ़ेंगे। अब आपकी बॉडी के अंदर इन WBC के हमने 2 टाइप बताए आपको, है ना। अभी और आगे मैं बताऊंगी क्या क्या टाइप होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ऐसे ऐसे मैंने टाइप बताए थे। इसके अलावा भी WBC की जो लिम्फोसाइट है वो 2 प्रकार की होती है, अभी पढ़ेंगे हम। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे लिम्फोसाइट लिख देती हूँ।
हालांकि ये टी टाइप की और बी टाइप की होती है, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो लिम्फोसाइट होती है, वो क्या करती है, इसको पहचानती है, इसको देखती है, इसको स्कैन कर लेती है। वो रोबोट होता है ना, अच्छी तरह से स्कैन कर लेता है, ऐसे उसको स्कैन कर लेती है। और इसके ये जो प्रोटीन है, इनको जो इसके सजे हुए हैं, इसके जो क्राउन बना हुआ है ऊपर, है ना, क्राउन बना दूं इस पे, ये क्राउन बनाया है, ये एक प्रकार की प्रोटीन है, जिसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे लिए एंटीजन का काम करेगा। अब क्या होते हैं एंटीजन? एंटीजन कुछ नहीं, एक प्रकार की प्रोटीन है, आगे और पढ़ेंगे। इस एंटीजन को ये लिम्फोसाइट पहचानती है और इससे लड़ने के लिए अपने आप में एक नई प्रोटीन बनाती है। जैसे मान लो ये लिम्फोसाइट की कोशिका है, व्हाइट कलर की, इसने देखा कि इसके पास ऐसी कोई डिजाइन का एंटीजन है, प्रोटीन है, ठीक है। और इन लिम्फोसाइट पे भी एक विशेष प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। हमारी सेल्स पे सब पे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसको MHC कहते हैं। ये आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा मैं ऐसे ही, MHC फर्स्ट टाइप का, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे आप। इन हमारी, ताकि हम हमारी सेल्स को पहचान सके, नहीं तो हमारी ये लिम्फोसाइट हमारी ही सेल को खा जाएगी, है ना। तो हमारी सब सेल पे MHC प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिससे हमारी सेल हमारी ही सेल को पहचानती है। वरना उसको इस MHC प्रकार से भिन्न वाला कोई प्रोटीन दिखते ही वो उसको दुश्मन समझने लगती है ना। उसको क्या समझने लगती है कि वो रोगजनक है, वो बैक्टीरिया है, वो बाहरी कारक है। ये आया, इसके पास MHC नहीं है, इसने पहचान लिया, अब ये कहेगी कि कैसे लड़ूं, क्योंकि ये तो इनसे अलग है, इनके लिए तो वही घोड़ा गधा सब बराबर, इनके लिए नहीं होता। पहले ये क्या करती है, स्ट्रेटजी तैयार करती है कि इससे कैसे लड़ा जाए, है ना। अब ये इसके प्रोटीन को पहचानती है कि इसका एंटीजन ये है, और उसकी जो है उसको मारने के लिए प्रोटीन तैयार करती है, एक विशेष प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। आगे सब आने वाला है, अभी सिर्फ थोड़ा सा सुन लो। ये एंटीबॉडी वाई शेप का होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। कुछ नहीं है, वो भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। अब वो एंटीजन है तो उसका विरोधी है, इसलिए हम इसको कह देते हैं एंटीबॉडी। ये वाई शेप का होता है, तो ये वाई शेप का प्रोटीन ऐसे इस पे सजा लेती है, तैयार कर लेती है, और फिर लड़ने जाती है उससे, ठीक है। ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी, इसको यहां से एंटीबॉडी ये रिलीज करती है, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम थोड़ा। ये मान लो ये सारे वाई शेप के एंटीबॉडी रिलीज हो गए, ये सारे एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को जकड़ लेते हैं जो भी आया है बाहर से, ये इसको पकड़ लेते हैं और खच 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 चाकू छुरिया चला के इसको मार देते हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है। ये मैंने जितनी इजी वे में समझाई है उतनी इजी वे में है नहीं, थोड़ी डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझाऊंगी, और उससे भी डिटेल में आप जब ग्रेजुएशन करेंगे आगे तब समझेंगे, ठीक है। अभी 12th के लेवल पे इतना काफ़ी है। चलो, तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ताकि जब हमारे पास कोई नई चीज़ आती है तो हम उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमारे पास पहले से कोई स्ट्रेटेजी तैयार नहीं होती है कि हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप 10th में नहीं ये सोचने लग जाते हैं कि 12th के एग्जाम में मैं ये लिखूंगी। क्यों? क्योंकि अभी आएगा तब देखेंगे, है ना। कुछ तो बच्चे भाई एग्जाम के एक दिन पहले सोचते हैं, अरे यार कल एग्जाम है, क्या करूं। पहली बार जब आप एग्जाम देंगे तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि अच्छा ऐसा फील होता है, अच्छा ऐसे पसीने आते हैं, तो आप स्ट्रेटेजी तैयार कर लेंगे। तो अब आपने एक्वायर्ड टाइप की इम्यूनिटी सीख ली है कि भाई ऐसी सिचुएशन में ऐसे लड़ना है। अब ये यहाँ पे खत्म नहीं होती, समझाती हूँ मैं आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों विशिष्ट है। विशिष्ट क्यों है? क्योंकि ये हर के लिए स्पेसिफिक है। मान लो ये कोई ए टाइप का बैक्टीरिया था, अब ये ए बैक्टीरिया के लिए इसने ऐसे टाइप के एंटीबॉडी बनाए, डिजाइन तो एक वाई शेप ही रहेगी लेकिन इनके प्रोटीन में डिफरेंशिएशन होगा। अब मान लो कोई दूसरे टाइप का बैक्टीरिया आया बी, जिसका प्रोटीन या एंटीजन दूसरे प्रकार का था, तो उसके लिए फिर ये दूसरे प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगी, उसी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए ये स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। कोरोना के लिए अलग बनाएगी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए अलग बनाएगी, मलेरिया के लिए अलग बनाएगी, है ना। अलग अलग तरह से लड़ेगी। जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था कि एक तो वो टाइगर श्रॉफ कि चाकू वाले से भी ऐसे ही लड़ रहा है, गन वाले से भी ऐसे ही लड़ रहा है ना, वो जन्मजात वाली है। और अर्जित वाली क्या करती है, चाकू वाले से चाकू से लड़ेगी,
ढाल से लड़ेगी, है ना। गन वाले से वो गन लेके आया है तो ये मशीन गन लेके आएगा, है ना। तलवार वाला है तो तलवार से भी ढाल से लड़ेगी। तो इसके पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, विशिष्ट होती है ये, और अनुकूलन होती है, यानी कि अडेप्टेड होती है, यानी कि वही बाहर से ली जाती है। सुने जरा, अर्जित प्रतिरक्षा की निम्न 4 विशेषताएं होती हैं। ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि अर्जित इम्यूनिटी यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या बतानी है, आपको विशेषताएं बतानी है। सुने जरा, पहले प्रतिजन विशिष्ट होती है, जो बात मैंने अभी कही कि ये एंटीजन स्पेसिफिसिटी होती है इनमें। यह शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनक, जीवाणु, वायरस जो भी हो, कवक, फंजाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताओं को पहचानती है। जैसे कि मैंने कहा कि वो एक प्रकार का आया, उसको पहले पहचाना, उसको स्कैन किया, अच्छा ये है, फिर उसके हिसाब से क्या करती है, ये तैयार करती है, क्योंकि ये कैसी है, स्पेसिफिक है। जीवाणु को अलग तरह से मारेगी, वायरस को अलग तरह से मारेगी, कवक को अलग तरह से मारेगी, और वो तरीका क्या होगा, वो तरीका डिपेंड करेगा कि सामने वाले के पास कौन सा प्रोटीन है, सामने वाले के पास कौन सा हथियार है। ठीक है, चलो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको स्टोरी की फॉर्म में। और जैसे कि मैंने कहा था, महाभारत शुरू करनी है हमें, आने वाली है। हाँ, एक चीज़ जो मैं बता रही थी कि कई बार मैं ऐसे बोलती हूँ, और जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उसमें कई पुराने क्वेश्चंस जो हैं नीट वीट के मैं करवाती हूँ, है ना, एम्स के पुराने कंपटीशन आए हुए। एक आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक एग्ज़ाम था, तो अभी बच्चे बोलेंगे मैम आप भी एग्ज़ाम देती है। हाँ बेटा, मैं भी एग्ज़ाम देती हूँ। एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था किसी चीज़ का, क्वालिफाई हो जाऊँगी मैं, मेरा पेपर मस्त गया, है ना, बस बहुत बढ़िया गया, क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा ही आएंगे, इतना भरोसा है। उसमें मेरे देखो 2 तो 10th के, जिन बच्चों को मैं अभी 10th पढ़ाती हूँ, 2 क्वेश्चन तो सेम वही थे जो चैप्टर में पढ़ा रही हूँ अभी। दूसरा एक 12th का था और 4 11th के क्वेश्चन थे उसमें, जो अभी मैं चल रहा है, मतलब बच्चों को जो पढ़ा रही हूँ। तो देखो मेरे तो यारे न्यारे हो गए। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को, है ना, इजी ऐसे नहीं सोचना नहीं, अच्छा ये तो ऐसी क्वेश्चन है, कभी भी आपकी मुलाकात उस क्वेश्चन से हो सकती है। जैसे कि थोड़े दिन पहले पता नहीं 12th या 11th में किसी ने मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन, और जो मैंने 12th वालों को भी करवाया है और 11th वालों को भी करवाया है, क्योंकि वो रिलेटेड है दोनों क्लास से, कि भाई किसी जायांग में गुणसूत्रों की संख्या 23 है, तो भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 3n होगी। एक बच्चे ने मुझसे डाउट ग्रुप में भी पूछा था, वो क्वेश्चन भी आया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था। एक ग्लाइकोलाइसिस का आया था, जो कि 11th में पढ़ते हैं हम, कि भाई जो ग्लूकोज है, पायरुविक एसिड बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैं जब पढ़ा दे रही थी तो मुझे आप लोग याद आ रहे थे कि हाँ बच्चों को मैंने पढ़ाया था, या होमवर्क सॉल्यूशन वीडियो में ये करवाया था। तो ऐसा हो जाता है इसलिए। और देखो पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होती, ये बात मैं पहले भी, आप सोचो कि 12th कर लेंगे फिर पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, फिर आप सोचोगे नहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी फिर पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, फिर आप सोचोगे डॉक्टर बन जाऊंगा फिर पढ़ाई ख़त्म, कभी पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी। वो जो लोग कहते हैं ना कि भाई पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, कभी नहीं होती है, क्योंकि आपका लालच ख़त्म नहीं होता। आप डॉक्टर बन जाओगे ना, किसी भी डॉक्टर को देखना, MBBS कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, अब वो सोचता है नहीं मैं MD भी कर लेता हूँ, मतलब डॉक्टरी के बाद भी, जैसे ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, डॉक्टरी में भी हायर आप पोस्ट पे जा सकते हो। तो उसको है ना ऐसे कीड़ा, मतलब लालच होता है ना, मनुष्य बहुत लालची इंसान है, उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती, और ये लालच ही उसको बार बार पढ़ने पर मजबूर करती है। गवर्नमेंट टीचर बन गया, आप सोचेगा नहीं यार अभी तो मैं 6 to 10th को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो 11th 12th को भी पढ़ाना है, चलो तैयारी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। बस कुछ ही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि संतोष प्राय होते हैं, जिनका जीवन से मोह उड़ जाता है और वो सोचने लग जाते हैं कि भाई ठीक है जो आ रहा है 10,000 50,000 1 लाख जितने भी आ रहे हैं बढ़िया है, वरना लोग तो करोड़ों कमाने के बाद भी उनका लालच कम नहीं होता। दूसरों को देख लेंगे यार मेरे तो 1 करोड़ सैलरी है, उसकी तो 2 करोड़ है, क्या किया उसने, तो वो कहेगा यार मैंने एक कोर्स किया था उसके बाद मेरी सैलरी बढ़ गई, बस आज ही वो कोर्स की तैयारी, फॉर्म भरो मेरा, ऐसे। तो भाई पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, ये बात पक्की है, हमारी ख़त्म नहीं हो रही है, देखो पढ़ ही रहे।
अब पहली बात तो प्रतिजन विशिष्ट होते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं बोर्ड पे, घूम घाम के जहाँ पे भी हो आप वापस इधर आ जाओ, ठीक है। तो प्रतिजन विशिष्ट होती है, ये बात समझ में आ गई कि हर के लिए अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी। प्रतिरक्षात्मक स्मृति पाई जाती है, स्मृति का मतलब मेमोरी, ठीक है। इनके पास क्या होती है, मेमोरी हो जाती है। वो लोग होते हैं ना कनिंग टाइप के, कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलता, मैं बदला निकाल के रहूंगा, ऐसे वाले लोग होते हैं ना, बस वही है ये। अगर एक बार कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आया है, कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया है और हमारी WBC ने उसकी एंटीबॉडी बना दी है एक बार, यानी एक बार आपको मलेरिया हुआ है, एक बार आपको चिकन पॉक्स होता है, कई बार आपने सुना होगा कि जीवन में एक बार चिकन पॉक्स जरूर होता है, और एक बार हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं होता है ना, वो वाला नहीं, वो गाने में मत पूछो एक बार किया तो दोबारा नहीं होगा, है ना, वो मूवीज के गानों की तरफ मत पहुंचो, इधर वाली बात करो। इधर भी वही सिस्टम है कि एक बार अगर आपकी किसी स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी बन गई, जैसे मान लो वही चिकन पॉक्स की बन गई, एक बार आपको चिकन पॉक्स हो गया, तो दोबारा जब चिकन पॉक्स अगर आपकी बॉडी में आया तो आपको या तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा या होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, पहली बात तो होगा ही नहीं, और हो भी गया तो आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपने पहले से, आपको पता है कि वो गन लेके आ रहा है, तो आपने पहले से अपनी मशीन गन तैयार रखी है कि देखती हूं मैं तेरे को, पहले से मेरे पास सब तैयारी है, ऐसा होता है। तो इनके पास मेमोरी रह जाती है, जो भी डिजीज आपको पहली बार इन्फेक्ट करती है, इनके पास उसकी मेमोरी तैयार हो जाती है कि भाई अच्छा ये वाला वायरस आया है, उसके पास ऐसे टाइप का एंटीजन है और मेरे को उससे ऐसे लड़ना है, इस टाइप की, ठीक है। हमारे शरीर में जब पहली बार रोगजनक प्रवेश करते हैं तो निम्न तीव्रता की अनुक्रिया होती है, जिससे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रिया यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो अभी हमने पिछले बोर्ड पे पढ़ा कि बैक्टीरिया आया, उसको पहचाना, उसके लिए हमने पहले तो फर्स्ट वॉल वालों को भेजा कि जाओ तुम लड़के आओ, फिर जब वो नहीं लड़ पाए तो फिर हमने WBC से एंटीबॉडी बना के उनको खात्मा किया। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे T टाइप की, B टाइप की लिम्फोसाइट। तो इनके पास मेमोरी तैयार हो जाती है, और ये मेमोरी क्या है, वही टीके, आप जो ये वैक्सीनेशन लगवाते हो ये क्या है, एक टाइप की मेमोरी है। आपकी बॉडी के अंदर वो क्या कर लेते हैं, या तो मरा हुआ बैक्टीरिया या वायरस डाल देते हैं, जिस भी डिजीज का डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर अक्रिय डाल देते हैं। अक्रिय का मतलब इनएक्टिव। जैसे अभी कोरोना में जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें क्या डाला जा रहा है, उसमें कोरोना के बाहर जो प्रोटीन है, जो मैंने समझाया कि हर वायरस और बैक्टीरिया के बाहर एक प्रोटीन होता है, ठीक है, वो प्रोटीन अक्रिय करके यानी इनएक्टिव करके आपके अंदर डाला जा रहा है, ताकि आपकी जो WBC है वो तो उसको फॉरेन पार्टिकल ही समझेगी, हालांकि वो मरा हुआ है, लेकिन वो तो सिर्फ प्रोटीन पहचानती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो जिंदा है या मरा हुआ है, वो सिर्फ प्रोटीन का खोल पहचान के उससे आपकी क्या तैयार कर देगी, एंटीबॉडी तैयार कर देगी, ताकि अगर आपको कोरोना असली वाला आ जाए, ठीक है, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, ठीक है। यही हम वैक्सीनेशन में करते हैं, सारे वैक्सीनेशन जो है वो इसी पर बेस्ड होते हैं। चलिए, अब क्या अनुक्रिया करती है ये मैंने देखा, और अभी एक देख लो फिर से। इस प्रथम मुठभेड़ मतलब समझ गए, जो हमने पहले लड़ाई की याददाश्त या स्मृति को बनाए रखती है, हमेशा अपनी मेमोरी में डाल देती है और जिंदगी भर के लिए डाल देती है। ऐसा नहीं कि आपकी तरह या मेरी तरह उसे भूलने की आदत नहीं है, एक बार अगर उसने किसी को मारा है तो वो याद रखती है, ठीक है, जिससे यही आक्रमणकारी यदि दोबारा प्रवेश करता है तो स्मृति कोशिकाएं यानी मेमोरी सेल्स उसे तुरंत पहचान लेती है और उसके प्रति प्रथम बार की तुलना में तेजी से प्रक्रिया कर उसे नष्ट कर देती है। इसे द्वितीयक या पूर्ववर्ती अनुक्रिया कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे,
अभी जो मैंने आपसे कहा कि ये स्टेप मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, और आगे हम जब पढ़ेंगे तब भी शॉर्ट में ही बनेंगे। लॉन्ग वाला आप पढ़ोगे कब, बीएससी या एमएससी जब करोगे तब, या आगे कभी आप डॉक्टर वॉक्टर बने तो आपको पता चलेगा कि कितना लंबा प्रोसेस होता है। तो इससे फायदा हमें क्या होता है मेमोरी से, कि मान लो वो बैक्टीरिया आया, वही पहले वाला ही बैक्टीरिया क्राउन लगा के, है ना, की करता करता, स्माइली करता हुआ, उसको पता नहीं है कि हमारे पास पहले से जुगाड़ लगाए हुए, हमने एंटीबॉडी बना रखी है। अब मान लो ये प्रक्रिया जो पहले हुई थी वो 10 स्टेप में हुई थी, पहले ये प्रक्रिया 10 स्टेप में हुई थी, लेकिन अब जब ये दूसरी बार आया सेकेंड टाइम, तो ये प्रक्रिया 2 स्टेप में ही हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले से उसकी मेमोरी सेल्स बना के रखी हुई है। क्या बना के रखी हुई है, वो जो WBC होती है ना, वो कैसे काम करती है, वो WBC 2 तरह से, एक तो मारने का भी काम करती है, दूसरा उसका मेमोरी भी बना के रखती है। तो जब दूसरी बार आता है ना, तो ये सारे स्टेप नहीं होते, डायरेक्ट क्या होगा, उसके पास जो मेमोरी बनी हुई है उसकी कॉपी बन जाएगी, वो शक्तिमान बन जाती है, अपनी कॉपी तैयार कर देती है ना, शक्तिमान ऐसे कॉपी तैयार कर देती है और सीधा पहुंच जाती है, टड़ांग। ये सारे स्टेप की जरूरत ही नहीं है उसको, डायरेक्ट अटैक। ठीक है, चलो सेकेंड, थर्ड है दीर्घकालिकता, जो कि मैंने पहले बात कर चुकी है, जिसको लॉन्गेविटी कहते हैं। लॉन्गेविटी का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक बार अगर उसने आपको देख लिया तो वो भूलता नहीं है। और जैसा कि मेरा वो डायलॉग है कि तुम मुझे भूल जाओ, है ना, नहीं सॉरी, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा, धड़कन पिक्चर, वही इसके साथ प्रॉब्लम है। किसी रोग विशेष के प्रतिरक्षी एक बार बनने के बाद लंबे समय तक, लंबा भी ये तो कम लिख रहा है, मैं तो बोल रही हूँ ताउम्र, जब तक आप जिंदा रहेंगे लंबे समय तक बने रहते हैं और उस रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ में ये लिमिटेड भी है, जैसे कि आपको कहीं मैंने बताया था कि टिटनेस का इंजेक्शन आपको 6 महीने तक ही काम करता है, क्योंकि उसकी लॉन्गेटिविटी 6 मंथ ही है ना, उसकी मेमोरी 6 मंथ तक ही आप में रहती है। हालांकि फिर भी हमारे पास मेमोरी तैयार रहती है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं करती, इसीलिए तो आपको हर 6 महीने में टिटनेस नहीं लगाना पड़ता। टिटनेस कब लगाते हैं, जब आप लोहे से कट जाए, ब्लेड से कट जाए, मिट्टी में रगड़ा जाए। लेकिन क्या आप हर 6 महीने में टिटनेस लगाते हैं, नहीं लगाते। बचपन में लगाया होगा आपने, ठीक है, या अभी किसी ने वही कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो कहते हैं नहीं टिटनेस लगा के आए, ठीक है, तो लगाते हैं। लेकिन क्या आपको हर बार टिटनेस हो जाता है, लगती तो आपको बहुत रहती है। हमारी बात करो, हम तो दिन भर सब्जियां काटते रहते हैं, या आज ये कटता है कल वो कटता है, ऐसे टिटनेस लगाते रहे ना, एक बार हमारी जो एंटीबॉडी बनी हुई ना वही काम कर रही है हमेशा के लिए, ठीक है। और जो बायो वाले हैं उनको तो डिसेक्शन छिचिक 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 करने की आदत होती है ब्लेड से, बहुत कटे हैं हाथ, मेरा तो एक निशान भी बना हुआ है अभी तक। बायो की याददाश्त रही हुई है कि ये ब्लेड से कटा था डिसेक्शन करते वक्त, पेड़ की तने काटते वक्त। तो ये जो है क्या होती है, लाइफ लॉन्ग टाइम तक आप में मेमोरी को बनाए रखती है। अब है स्वयं या अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद करना, चौथी स्पेशलिटी। हम स्पेशलिटी पढ़ रहे हैं वही अर्जित वाले की, कि क्या स्पेशलिटी है, बुक में नहीं है, मैं आपको स्पेशली ये दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि अर्जित की स्पेशलिटी बताओ एक्वायर्ड की, ठीक है। स्वयं या अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद, कि भाई मेरा अपना पराया में विभेद कैसे करेगी, वहीं पे जो मैंने आपको चीज बताई थी कि हमारी हर कोशिका में, हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके ऊपर एक विशेष टाइप का क्या होता है, प्रोटीन लगा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं MHC1। ऐसे डिजाइन मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ भाई, कुछ भी हो सकती है। हमारी जितनी भी प्रतिरक्षा कोशिकाएं और दूसरी कोशिकाएं ना, उन सब पे हमने एक MHC प्रकार का क्या लगा रखा है, MHC1 प्रोटीन लगा रखा है ना। हिप्टो कैपेबिलिटी है ये इसका नाम, मीडिएटेड हिप्टो कैपेसिटी वाला कुछ फुल फॉर्म है इसकी, वो लगा रखा है। लेकिन फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि वो भाई है ही नहीं, आपके ग्रेजुएशन में है। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, आपको अगर MHC नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट प्रोटीन भी लिख सकते हैं। ये हमारी हर सेल पे है। अब हमारी WBC,
हमारी WBC पे भी सेम प्रोटीन है ये वाला, इसको ध्यान से सुनना, आगे जब मैं प्रोसेस समझाऊंगी फिर काम में लूंगी। इस पे भी MHC1 है और ये अपनी और अपनी, अब इसके ऊपर MHC1 है, इसके ऊपर MHC1 है, तो इसको पता है कि ये मेरी अपना है, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरी कोशिका, मेरे शरीर का भाग है, तो इस पे अटैक नहीं करना, क्योंकि ये तो किसी को पहचानती नहीं है, तो सिर्फ प्रोटीन देख के अटैक करती है। इसको लगा कि MHC के अलावा कोई प्रोटीन मेरे आसपास घूम रहा है, बस उसको खा जाती है। अब वो कई बार हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है ना। आप हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, अभी आगे आएगी इम्यूनिटी में। एलर्जी कैसे होती है आपको, एलर्जी इसी वजह से होती है, आपकी सेल आपकी ही सेल को पहचानना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल आपकी सेल पर आके ऐसा चेंज कर देता है कि आपकी ये WBC आपकी खुद की सेल को पहचानना बंद कर देती है। वो सोचती है ये कोई बाहरी और अटैक करना शुरू कर देती है ना। इसीलिए आपको वो टॉन्सिल्स हो जाते हैं एलर्जी की वजह से कई बार, है ना। कई बार हमें जो है बहुत सारी एलर्जेटिक डिजीज हो जाती हैं, वो इसी वजह से होती है, अपने पराये में भेद भूल जाती है ना, अपने को ही अपना दुश्मन मानने लग जाती है। ये क्या करती है, जो बाहर से आता है उस पर कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन, वो कैसी भी हो सकती है, उसको दुश्मन समझ के मार देती है, उस कोई भी बाहरी पदार्थ हो, क्योंकि उस पे क्या नहीं होती, उस पे MHC प्रकार की प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, तो अपने और अपने में डिफरेंस भी ये क्या करती है, पहचानती है। हाइपर सेंसिटिविटी इसका अपवाद है, इसीलिए हमें हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, वही एलर्जी जिसको आप बोलते हैं, है ना। अपनी सेल खुद की सेल को मारने लग जाती है और फिर आपकी मौत भी हो सकती है, भाई धीरे धीरे सब सेल को मार देगी। स्वयं या अन्य की पर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये स्वयं तथा अन्य यानी कि बाहरी कोशिकाओं के मध्य विभेद कर सकती हैं या करती हैं। अगर ये नहीं करेंगी तो फिर आपका ही फाइल सल्टा देंगी। जैसे वो लाइसोसोम करता है ना, आत्मघाती थैली जो मैंने बताया था, वो क्या करता है, उसको फर्क नहीं होता है, वो फटता है और सबको खा जाता है, उसको फर्क नहीं पता चलता, क्योंकि उसके पास वो तो अंदर है सेल के, उसको ये MHC के बारे में कुछ पता नहीं है। इनके पास कोई दिमाग थोड़ी ना है WBC के पास हमारी तरह, ये तो बस प्रोटीन देखती है और अटैक करती है। मैंने आपसे कहा था ना, बस ये तो देखती है, ऐसे गार्ड की तरह घूमती रहती है, कोई भी बाहर से आया नहीं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे घूमती रहती है ये, बस इसका यही काम है, बाकी इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, अर्जित यानी कि एक्वायर्ड टाइप की इम्यूनिटी की स्पेशलिटी है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काम में कौन कौन सी सेल्स आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी के साथ थोड़ा सा मैंने बता ही दिया, ये वाले को भी थोड़ा डिटेल में लेकर जाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। चलिए, तो आज की जो क्लास है, जो रामायण है, वो यहीं ख़त्म करती हूँ मैं और अपनी खून चूसने की प्रक्रिया को अंजाम देती हूँ। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ।